एक बहुत बड़े और कदीम शहर फतेहपुर के बीचों बीच एक तंग गली थी जिसे मकामी लोग अंधी गली कहते थे। इसी गली के आखिरी सरे पर एक छोटी सी बोसीदा दुकान थी। दुकान के दरवाजे पर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था जिस पर धुंधले हुरूफ में लिखा था, आकल बराए फरोख्त। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हकीम दाना था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दिन भर दुकान पर बैठा रहता, मगर कोई भी उसके पास नहीं आता था। शहर के लोग जब भी वहां से गुजरते तो मजाक उड़ाते, कंदीलें जलाकर देखते कि कहीं ये कोई नया तमाशा तो नहीं। भगवान, ये कैसी पागलपन की दुकान है। एक राहगीर हंसता। दूसरा कहता, क्या अक्ल भी कोई चावल दाल है जो बेची जा सकती है। लगता है हकीम दाना कि अपनी अक्ल ठिकाने नहीं रही। हकीम दाना ये सब सुनता, मगर हमेशा मुस्कुराकर चुप रहता। वो जानता था कि उसकी दुकान का मकसद आम नहीं था। फतेहपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम की ज़मीन थी तो ज़रख़ीज़, मगर उसे खेती बाड़ी के फैसले करने में हमेशा दुश्वारी होती। वो हमेशा गलत वक्त पर बीज डालता, गलत फसल का इंतखाब करता और अक्सर नुकसान उठाता। उसका बेटा करीम एक समझदार और मेहनती नौजवान था, लेकिन वह अपने बाप को गलतियां करते देखकर बेबस था। एक दिन सख्त माली परेशानियों के आलम में करीम ने तंग आकर रहीम से कहा, आबा जान, शहर में एक दुकान है, अक्ल बराए फरोख्त। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि वो बूढ़ा हकीम दाना कोई मशूरा ही दे दे। रहीम हंस पड़ा। करीम, बेटा तो भी पागल हो गया है। अक्ल कोई खिलौना है जो खरीदी जा सके। मगर करीम ने जिद की, आबा, हमने सब कुछ आजमा लिया, एक बार ये भी सही। आखिर खोने को क्या बाकी है। बेटे के इसरार पर रहीम मान गया। बाप और बेटा अंधी गली से होते हुए हकीम दाना की दुकान पर पहुंचे। दुकान के अंदर अजीब सी खामोशी थी। रहीम ने डरते डरते हकीम दाना से पूछा, हकीम साहब, हमने सुना है आप अक्ल बेचते हैं। हकीम दाना ने अपनी आंखों को चमकाते हुए जवाब दिया, बेटा, सिर्फ बेचता ही नहीं, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि किस शख्स को किस किस्म की अक्ल की ज़रूरत है। तुम बताओ, तुम्हें किस मसले का हल चाहिए। रहीम ने अपनी सारी परेशानी सुनाई। मैं एक किसान हूं, मगर मेरे फैसले हमेशा गलत होते हैं। मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और हमारा घर खाली है। हकीम दाना ने अपने पास रखी एक छोटी सी संदूकची खोली। इसमें एक छोटी शीशे की बोतल थी जिसमें एक शफ़ाफ माया झलमला रहा था। रहीम, ये है ब्रोक्त फैसले की अक्ल। उसकी कीमत एक तौला सोना है? हकीम ने कहा। रहीम का मुंह खुला रह गया। एक तौला सोना? मेरे पास तो इतना नहीं है। तो फिर ये सुनो। हकीम ने एक और बोतल निकाली जो कुदरे बड़ी थी। ये है दूसरों पर भरोसा न करने की अक्ल। इसकी कीमत सिर्फ 2 अशरफियां हैं, मगर ये तुम्हारे आधे नुकसान बचाएगी। तब करीम आगे बढ़ा और कहा, हकीम साहब, हमें ये दोनों नहीं चाहिए। हमें तो बस एक आजमाइशी अक्ल चाहिए जिससे हम जान सकें कि क्या आपका ये दावी सच्चा है। हम आपको 10 रुपए देते हैं। हमें एक ऐसा मशूरा दें जो हमारे लिए कारगर साबित हो। पहला मशूरा। आखिरी फैसला तुम्हारा। हकीम दाना ने मुस्कुराकर करीम की जहानत को दाद दी। उसने 10 रुपए लिए और एक कागज पर कुछ लिख कर रहीम को दिया। ये लो मेरी पहली अक्ल का मशूरा। उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। रहीम ने कांपते हाथों से कागज खोला जिस पर लिखा था, फसल बोने से पहले अपने सबसे बड़े मुखालिफ से मशूरा लो, मगर आखिरी फैसला हमेशा अपना रखना। बाप और बेटा हैरान रह गए। उनका सबसे बड़ा मुखालिफ उनका पड़ोसी किसान जलाल था, जो हमेशा उनकी नाकामी का मजाक उड़ाता था। रहीम और करीम अगले दिन जलाल के पास गए। जलाल को जब पता चला कि रहीम उससे मशूरा लेने आया है, तो वो हंस हंस कर लौटपोट हो गया। जलाल ने जानबूझकर रहीम को एक ऐसी फसल बोने का मशूरा दिया जिससे अक्सर किसानों को नुकसान होता था। रहीम ने वो मशूरा सुन लिया, मगर जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो उसे हकीम दाना के आखिरी अल्फाज याद आए, आखिरी फैसला हमेशा अपना रखना। उसने गौर किया कि जलाल ने जो फसल बताई थी, इसके लिए बारिश की ज़रूरत थी, मगर आसमान साफ था। रहीम ने अपने पुराने तजुर्बे और हकीम की अक्ल से फैसला किया कि वो उसके बजाय एक ऐसी फसल बोएगा जो कम पानी में भी हो जाए और हुआ यूं
کہ اس سال شدید خشک سالی پڑی۔ جن کسانوں نے جلال کے مشورے پر بارش والی فصل بوئی تھی، ان کی فصلیں جل گئیں، مگر رحیم کی فصل نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اس کی قیمت بھی آسمان کو چھو گئی۔ رحیم اور کریم خوشی خوشی حکیم دانا کے پاس پہنچے اور اسے اشرفیوں کا ایک تھیلا پیش کیا۔ حکیم صاحب، آپ کی عقل نے ہمارا بیڑا پار کر دیا، رحیم نے خوشی سے کہا۔ حکیم دانا نے تھیلا واپس کر دیا اور کہا، رحیم، میرے پاس کوئی جادوئی دوائی نہیں تھی، میں صرف لوگوں کو وہ طاقت یاد دلاتا ہوں جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ طاقت؟ کریم نے پوچھا۔ ہاں، حکیم دانا نے وضاحت کی، پہلے تم دوسروں کی باتوں پر اندھا یقین کرتے تھے اور اپنی سوچ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ میں نے تمہیں تمہارے مخالف کا مشورہ لینے کو کہا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے مشورہ دے سکتا ہے، لیکن جب تم نے آخری فیصلہ خود کیا تو تم نے دراصل اپنی ہی تجربے کی عقل کو استعمال کیا۔ میری دکان میں کوئی بوتل نہیں تھی بیٹا، میری دکان تو تمہارے خود اعتمادی اور سمجھداری کو بیدار کرنے کا ایک بہانہ تھی۔ جو شخص یہ سمجھ جاتا ہے اسے عقل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باپ اور بیٹا حکیم دانا کی دانشمندی کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے یشرفیوں کا تھیلا حکیم کو بطور انعام دیا اور باقی دولت کو اپنی برادری کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد شہر کے لوگوں نے حکیم دانا کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ عقل برائے فروخت کا بورڈ صرف ایک علامت تھا جو لوگوں کو یاد دلاتا تھا کہ سچی عقل باہر کی دکانوں میں نہیں بلکہ اپنے ہی دماغ کی خاموش گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے، جسے صرف ہمت اور خود اعتمادی سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یوں حکیم دانا کی دکان عقل برائے فروخت کی بجائے خود اعتمادی کی بیداری کی جگہ بن گئی، جہاں لوگ مشورہ لینے نہیں بلکہ اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے آتے ہیں۔